हेलो। हेलो। यस सर। ओके। मैंने यहाँ पे रेफरेंस ढूंढ ढूंढ के लिख दिया आपके आईसीआई मैट का। ठीक है। रेफरेंस ढूंढ ढूंढ के लिख दिया है कि इनकेस आप आईसीआई मैट खोलेंगे, मैं सारा का सारा प्रोविजन तो नहीं लिख सकता है ना, नहीं तो बल्कि हो जाएगा पूरा शीट। ठीक है, मान लो 50-60 पेज का शीट ही है। जब तो देखने में भी डर लगेगा एग्जाम के पहले, यार इतना अमेंडमेंट्स कहाँ से याद होगा। तो मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए, लेकिन आप लोग बुक लेके आए हैं ना, रेफरेंस देते रहना कि मेरा ये यहाँ यहाँ अमेंडमेंट्स है। ठीक है, मैं भी बुक्स की तरह फॉलो करूँगा। ओके। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 7, सप्लाई। पहला बात तो कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमेंडमेंट्स नहीं आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम एमसीक्यू बन सकता है अमेंडमेंट का। बड़ा क्वेश्चन तो आने का एक्सपेक्टेशन कम है, बट एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, देखिए, एक है सेक्शन 7 शेड्यूल 3। सिंस आप लोग को पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा लंबा डिटेल में नहीं है। सेक्शन 7, सेक्शन 2, शेड्यूल 1, 2, 3 ऐसा करके नहीं बताऊंगा। शेड्यूल 3 आप मतलब इस पोजीशन में आ गए। शेड्यूल 3 क्या बोल रहा है? द लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, मतलब आफ्टर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी मतलब क्या हुआ सर? ऑन विच नो सप्लाई, ये है ना। एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिगार्डिंग ए सप्लाई, जैसे एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ये था ना। एमएलए का सर्विस, उसमें एक एंट्री था एक्शनेबल क्लेम अदर देन बेटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी। देखिए आपके बुक में। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम जो था वो एक्शनेबल क्लेम जो था वो सप्लाई नहीं था, लेकिन बेटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी छोड़ के, बेटिंग रहेगा तो सप्लाई, गैम्बलिंग रहेगा सप्लाई, और आपका लॉटरी रहेगा तो सप्लाई, ये अर्लियर प्रोविज़न था। गवर्नमेंट ने क्या किया ना, 3 चीज़ और ऐड कर दिया, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, बाकी जो 3 था इंटैक्ट है, बाकी 3 और ऐड कर दिया है। अंडरस्टूड? बाकी 3 और ऐड करिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अमेंडमेंट लिख दीजिए वहाँ, हमको नहीं लगता आपको लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, लिख के टाइम वेस्ट मत कीजिए, सुनने में ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, वहाँ ये लिख दीजिए कि ये अमेंडमेंट है, क्योंकि शीट तो आपको मिल ही जाएगा ना, और यहाँ पर पेज नंबर भी मिल जाएगा। ये तो घर पे भी लिख सकते हैं अगर लिखने का मन है, हमको नहीं लग रहा लिखने का मन है, होना चाहिए। अमेंड लिख देने से समझ में आएगा शीट में, जैसा ये अमेंडमेंट पार्ट है। ठीक है, घर पे खोल के देख लेंगे क्या अमेंडमेंट्स है। ठीक है, सुनने पे ध्यान दो, क्या है वो समझने पे ध्यान दो। ठीक है, मतलब बोला है कैसीनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ शेड्यूल 3 टू क्लैरिफाई द टैक्सेबिलिटी। शेड्यूल 3 के परव्यू से हटा, शेड्यूल 3 मतलब क्या? नेगेटिव लिस्ट के परव्यू से हटा दिया गया, मतलब क्या कर दिया? टैक्सेबल कर दिया गया। ठीक है, एज पर अमेंडमेंट ऑफ एंट्री 6, एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब एज पर अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ये तो लिखा हुआ है आप लोग के वहाँ पे, तो मैंने डाल दिया लिखने के तौर पे। लेकिन एज पर अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 3 इतना एंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या अमेंडमेंट है शेड्यूल 3 में? शेड्यूल 3 में क्या अमेंडमेंट है सर? 3 एंट्री और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? कैसीनो ऐड कर दिया, हॉर्स रेसिंग ऐड कर दिया, ऑनलाइन गेमिंग ऐड कर दिया। एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड क्लेम, ये वाला को इसको डिलीट करके क्या किया? स्पेसिफाइड क्लेम। और स्पेसिफाइड क्लेम क्या है? ये सारा। ठीक है, actionable claim other than specified claim, does specified claim qualify as supply? Other actionable claim are outside the ambit of definition of supply। specified claim का ये है। ठीक है, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड इन वैल्यूएशन रूल। वैल्यूएशन रूल में लिखा हुआ है आप लोग का। ठीक है, कितना परसेंट टैक्स है? 28%। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स है। ठीक है, तो अमेंडमेंट लाने के लिए सर
ये तो अमेंडमेंट लेके आया, लेकिन इसके रिलेवेंस में क्या किया है, डेफिनेशंस में भी अमेंडमेंट लेके आया। सेक्शन 2(1)(05) मीनिंग ऑफ सप्लायर, मीनिंग ऑफ सप्लायर को चेंज कर दिया गया। क्यों? उसमें क्या था, मीनिंग ऑफ सप्लाई में गुड्स और सर्विस था। सप्लायर, सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ means shall means the person supplying the said goods or service or both, and shall include an agent acting as a acting such on behalf of such supplier in relation to goods and service। ठीक है, मतलब कि सप्लायर ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ गुड्स को सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर सर्विस को मानेंगे मीनिंग ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग एजेंट जो इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस इन रिलेशन टू सच गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। ये मेरा नॉर्मल सप्लायर था। एक प्रोविजो ऐड कर दिया, किस लिए ऐड किया, एक्शनेबल क्लेम के लिए ऐड कर दिया। प्रोविजो इंसर्टेड, प्रोवाइडेड the person who organize or arrange directly or indirectly the supply of specified claims। मतलब क्या है, जो ऊपर में क्या था, जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस करेगा वो उसको सप्लायर माना जाएगा। नीचे क्या किया, जो ऑर्गेनाइज करेगा क्या, एक्शनेबल स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जो अरेंज करेगा क्या, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको भी सप्लायर माना जाएगा। अंडरस्टूड? इंक्लूडिंग अ पर्सन हु ओन्स और ऑपरेट और मैनेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और प्लेटफॉर्म ऑफ सच सप्लाई। इंक्लूड क्या है, जो ओन करता है, जो मैनेज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, तो ऑनलाइन गेमिंग है ना, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का जो ओन करता है, मैनेज करता है, उसको भी सप्लायर माना जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोविजो डालना इसका मतलब क्या होता है, एक क्लैरिफिकेशन डाल दिया। ठीक है, ऊपर में तो लिखा था गुड्स मतलब कि ये क्या हो गया, अब स्पेसिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ऊपर में बोला था जो सप्लाई होगा, जो इनके रिलेशन में सप्लाई करेगा उसको सप्लायर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई जो अरेंज करेगा ना उसको भी सप्लायर माना जाएगा, जो ओन करेगा उसको भी सप्लायर। रिसिपेंट कौन होगा, जो सिर्फ खेलेगा ऑनलाइन गेम, वो रिसिपेंट होगा। ठीक है, बाकी जिसका प्लेटफॉर्म है, जो मैनेज कर रहा है, जो ओन कर रहा है, जो अरेंज कर रहा है, सारा का सारा सप्लायर माना जाएगा। क्लियर है? शैल डीम टू बी द सप्लायर ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, whether such actions are supplied by him or through him and whether such actionable claims are supplied by him, उसके द्वारा सप्लाई किया गया, और थ्रू हिम, उसके थ्रू सप्लाई किया गया। वेदर कंसिडरेशन इन मनी में पैसा मिला है, मतलब एंड है, ये तो सप्लाई हुआ है, एंड भी है। एंड कंसिडरेशन इन मनी में पैसा मिला है। मनीज वर्थ, मनी को वर्थ का पैसा मिला है, मतलब क्या, जुआ खेला और घर गिरवी कर दिया तो वो भी कंसिडरेशन है। ठीक है, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब क्या, बिटकॉइन लगा दिया, ठीक है, वो भी एसेट्स है। फॉर सप्लाई ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम इज पेड और कन्वेड टू हिम थ्रू हिम और प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल इन एनी मैनर। क्लियर है? नहीं है तो फिर बताना। ठीक है, मतलब क्या है कि सर अरेंज किया, ऑपरेट किया, मैनेज किया, ठीक है, सारा का सारा सप्लायर खुद किया, थ्रू किसी एजेंट के थ्रू करवाया, एजेंट भी सप्लायर। और मनी आया या मनी वर्थ आया या बिटकॉइन आया, सारा कंसिडरेशन सबको कवर किया यहाँ पे। ठीक है, and all provision of CGST Act shall be applied to such supplier of specified actionable claim as he is the supplier and liable to pay the tax in relation to such supply of such actionable claims। आ रहे समझ में? मतलब कि RCM लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, FCM लगेगा ना। who is liable to pay? supplier liable to pay, तो RCM नहीं FCM है। मतलब यहाँ पे क्लियरिटी डाला है कि FCM लग जाएगा।
क्लियर है? ऑनलाइन गेमिंग का देखो, ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वही है, पबजी है, यही है ना, पबजी है, उसी को इंग्लिश में लिख दिया है। ऑनलाइन गेम्स मीन्स ऑफरिंग ऑफ गेम ऑफ इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड इंक्लूड्स द ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, ये सब न्यू सेक्शन इंसर्टेड है। ठीक है, फिर क्या है? ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग मीन्स ऑनलाइन गेमिंग विच मतलब ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या हो? प्लेयर होगा, ठीक है, विच प्लेयर पे और डिपॉजिट मनी और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल एसेट्स। ये तो सब बार बार घुमा रहा है, मनी है या मनी वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल एसेट्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग। कोई हारने के लिए नहीं खेलता है, 10 जन खेलना है तो सब सोचते हैं 10 का 10 जीतेंगे। ठीक है, बोला कि इन एक्सपेक्टेशन टू विनिंग और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल एसेट। ठीक है, इन एन इवेंट इंक्लूडिंग गेम स्कीम कंपटीशन होता है और एनी अदर एक्टिविटी और प्रोसेस वेदर और नॉट आउटकम और परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन स्किल चांस, और बोथ स्किल के हिसाब से खेले या फिर चांस के हिसाब से लूडो खेले। लूडो में पैसा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन लूडो खेले। वेदर द सेम इज परमिसेबल और अदरवाइज अंडर द वे ऑफ लॉ और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। क्लियर है? मतलब सर इतना क्या याद रखना कि ऑनलाइन गेमिंग है जहाँ कुछ पैसा लगा के इंसान खेल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन मनी गेमिंग। अच्छा, 2 बार, ओहो, ये लग रहा है कि मैंने गलत डाल दिया। ठीक है, ये होगा वर्चुअल एसेट्स। ठीक है, जैसे बिटकॉइन हमको दिख रहा है वर्चुअल एसेट्स में। ठीक है, वर्चुअल एसेट्स मीन एसेट्स दैट हैव virtual assets shall have the same meaning assigned to the section 247A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इतना याद रखना ही है, बिटकॉइन वाली फीलिंग लेनी है। ठीक है, और हमको पता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि सर व्हाट इज, ये बताओ कौन सा सेक्शन में वर्चुअल एसेट लिखा है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। बस वर्चुअल एसेट का सेक्शन इंसर्ट किया तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो पहला अमेंडमेंट हमको समझ में आ गया सर, किससे रिलेटेड है? ऑनलाइन गेमिंग, रेसिंग या हॉर्स से। क्लियर है? दूसरा सेक्शन 9(5) याद है? ओला, उबर, एमएमटी, इको वाले लोग, हु इज लायबल टू पे टैक्स? इको और सर्विस रिसिपेंट? इको। बट अगर सप्लायर, मतलब क्या है सर, ये कौन है? इको, ये कौन है? सप्लायर, और ये कौन है? रिसिपेंट। ये इसको यहाँ पे इसके थ्रू ऑर्डर किया, ये ऑर्डर पास ऑन किया, ये सप्लायर इसको गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर दिया। यही है ना? यही तो है। आप ओला रख लो, ओला प्लेटफॉर्म है, वो कौन देता है? ड्राइवर सर्विस देता है। ठीक है, आपको अगर एमएमटी याद रखना है तो एमएमटी रख लीजिए। एमएमटी में एमएमटी का प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन सर्विस सप्लाई कौन करता है? आपका एयरलाइंस वाले लोग या होटल वाले लोग। अंडरस्टूड? In that case, who is liable to pay? Who is liable to get registered and pay tax? Answer is eco. Clear है? ये नॉर्मल प्रोविजन है। इन केस अगर सप्लायर पेमेंट करना चाहता है टैक्स, ठीक है, तो ही कैन टेक रजिस्ट्रेशन। इन दैट केस इको इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। ये था एक दूसरा कंडीशन था। अगर सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया एंड ही इज, मतलब ही इज, अगर सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन करा दिया और ही डिजायर टू पे टैक्स ऑन द आउटवर्ड सप्लायर, इन दैट केस इको इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दिस अगेंस्ट दैट सप्लाई। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आया? क्या क्या था? HMTR, एच में हाउस होल्ड वाला था, याद है? हाउस होल्ड वाला था। आर में रेस्टोरेंट वाला था।
टी में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, और ये मेक माई ट्रिप, ये वाला था, याद है, यही था ना, क्लियर है। अभी क्या किया है, यहाँ पे देखिए, हाउस होल्ड गुड्स में हु इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर ही इको, ठीक है। इसमें हु इज लायबल टू पे टैक्स, इको, इसमें हु इज लायबल टू पे टैक्स, इको, इसमें हु इज लायबल टू पे टैक्स, इको, क्लियर है। वो वाला कंडीशन छोड़ के, कौन कंडीशन, सर जो सप्लायर उसका टर्नओवर ज़्यादा हो गया है, इन दैट केस, टर्नओवर मतलब क्या, 10 20 40, याद है ना, 10 20 40 वाला टर्नओवर ज़्यादा हो गया है, और तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा है, इन दैट केस इसको सप्लाई करना पड़ा, इसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो इन दैट केस इको इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, याद है ना ये वाला assumption। इन अब क्या किया है, ये टी वाले को निकालिए, टी मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को दो भाग में बाइफरकेट कर दिया है, क्या दो भाग में, एक नॉर्मल रेंट अ कैब, ओला उबर, और एक ओमनी बस, अरे ओमनी बस होता है ना, कौन सा बस, रेड बस ऐप में जो लोग चलता है बस, ठीक है, हाँ, ओमनी बस। इन दैट केस ओमनी बस को क्या बोला है कि नाउ ओमनी बस सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, इको नहीं, इको नहीं, ओमनी बस सर्विस प्रोवाइडर इज liable to pay liable to take registration and pay tax under what, forward charge, mandatory, understood, clear है ये वाला। पढ़ते हैं इसको, टैक्स ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय ओमनी बस एक्सेप्ट द पर्सन हु सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इको इज अ कंपनी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, ओमनी बस वाले लोग कंपनी है ना, कंपनी तो ही वो मैंडेटरी आया है, मैंने अभी जो बोला ना, ओमनी बस इज मैंडेटरी, इज कंपलसरी हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, तो वो इन केस ऑफ कंपनी ओनली, इन केस ऑफ जो नॉर्मल वाले ड्राइवर लोग सनी देओल टाइप के, उन लोग के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब कि पैसेंजर ट्रेन अगर चला रहा है, पैसेंजर वो चला रहा है बस, तो उन लोग के लिए एप्लीकेबल है, इन केस ऑफ कंपनी ओनली, ठीक है। ये बकवास है, याद नहीं रखना है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अबव फ्रॉम द एंट्री एंड सेपरेट कैटेगरी ऑफ सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस टू ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस, दिस हैज बीन अंडरटेकन एज फॉलोज, ठीक है। The above category of service has been amended as under service by way of transportation, क्या अमेंडमेंट आया देखिए, यही था ना आपके बुक में, यही मिलेगा ना, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, दिख रहा मिल रहा है क्या, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रोड टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट, ओमनी बस को हटा दिया वहाँ से, वो वहाँ से भी हट गया क्या, नहीं है क्या, ठीक है, एक्सेप्ट ओमनी बस। फर्दर न्यू कैटेगरी ऑफ सर्विस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, द सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाई सर्विस थ्रू ई कॉमर्स इज अ कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या होता है सर, आपको पता है, कंपनी हैज सेम मीनिंग असाइंड इन सेक्शन 10(2)(20) ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। कंपनीज को कैसे डिफाइन करेगा, ये वाला डालेगा। 10 विथ इफेक्ट फ्रॉम इतना, टैक्स ऑन सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी थ्रू ई कॉमर्स is not payable by eco, it will be payable by the company itself, clear है। नोटिफिकेशन इसके सब याद रखने की जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन मैंने डाला है अभी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या क्या सेक्शन 7 में एक देखा था अमेंडमेंट, सेक्शन 9(5) में
फिर सेक्शन 9(3) RCM, ये वाला याद है ना? अरे याद है क्या? देखिए पेज 56 ऑफ ICAM में निकालिए। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू टैक्सेबल पर्सन, सॉरी business entity. Answer is RCM is applicable or not applicable except some service. कौन सा सर्विस है भाई? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा तो RCM इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है? लेकिन कुछ स्पेसिफाइड सर्विस है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये कुछ सर्विस है जिस पे RCM नहीं लगेगा। ठीक है, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के संग ऐड कर दिया क्या, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज। अब रेलवे भी जो देगी वो, रेलवे अगर कोई सर्विस दे रही है तो RCM नहीं लगेगा। ये एक्सक्लूशन है भाई, एक्सक्लूशन है ये टेबल RCM का है और ये एक्सक्लूशन है। अरे समझ में, रेलवे कोई सर्विस दे रही है तो RCM नहीं लगेगा। अब एक बात बताइए, स्लीपर में RCM टैक्स है क्या? रेलवे अगर कुछ सर्विस दे रही है आपको तो RCM नहीं लगेगा, मतलब क्या लगेगा? FCM लगेगा। रेलवे क्या दे रही है आपको? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है, ठीक है, जस्ट फॉर रिकॉल बोल रहा हूँ, मतलब कि इससे रिलेटेड नहीं है। स्लीपर, जनरल, इसके बाद क्या आता है? थर्ड AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC। कहाँ कहाँ टैक्स है? हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये एग्जेम्प्ट है और ये टैक्सेबल है। अंडरस्टूड? एग्जेम्पशन में लिख करवाया था मैंने ये, ठीक है, शीट नहीं है क्या आप लोग कहेंगे? मैंने एग्जेम्पशन का शीट भी दे दिया एक नया वाला, उसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिख करके दिया है मैंने, मतलब कि गवर्नमेंट का सब एक जगह डाल दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट का सब एक जगह डाल दिया है, और आपका जितना भी आपका गवर्नमेंट का एक जगह, उसके बाद आपका जो दान धर्म वाला जो चीज़ है सबको एक जगह डाल दिया है मैंने। दिया है ना, शेयर किया है ना शीट? ठीक, ग्रुप 1 का एक ग्रुप था, वो आप ले लो, लेकिन बहुत मतलब कि निकाल के मैंने एक साथ किया है, उसमें अमेंडमेंट्स है, सारा अमेंडमेंट्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये समझ में आ रहा है ना? बस यही है आपका जितना भी सर्विस है ना RCM से रिलेटेड, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उसमें क्या ऐड कर दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ऐड किया, मतलब पोस्ट के संग रेलवे भी कोई सर्विस देगा तो वो FCM में जाएगा, RCM में नहीं जाएगा। मैंने एक चार्ट बनाया था, कल रात को बनाया, इसलिए आप लोग को शायद ये वाला मिला था कि नहीं मिला होगा। नहीं ये एक चार्ट है, नहीं, आज तो, अच्छा आज ये वाला भेजा ना, हाँ, अच्छा नहीं भेजा, ये इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, ठीक है, एक चार्ट है, एक मेल कर दीजिए चार्ट, उसको एक्सप्लेन कर दूँ। दुलियाजान वाले मेल है ना, duliajan@ICMI.in शायद है, मेल कर दीजिए एक बार। दुलियाजान है, मिला? duliajan@ICMI.in।
डाल दिया। नहीं आया। ये शीट आपको नहीं मिला है ना, शीट वाला? नहीं, शायद नया ग्रुप में इन लोग ऐड है ना, मुझे पुराना ग्रुप में भेजना चाहिए था शीट। ये है, ये कहाँ गया? duliajan@icami.in, duliajan@icami.in। भेज दिया? नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है? क्या? भाई साहब, ये रहा। ये सेम है वो वहाँ पे, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ना। घूमता कैसे है यार? देखिए, मैंने एक सिंगल चार्ट में डालने की कोशिश की है। क्या हो गया? देखिए, सर्विस सप्लाइड बाय कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल सर्विस एक्सेप्ट ये टू, ठीक है, टू पे जाते हैं बाद में। कोई भी सर्विस सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी, आरसीएम इज एप्लीकेबल, और बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। ये दो स्पेशल केस छोड़ के अगर कोई भी टैक्सेबल टेरिटरी बिजनेस एंटिटी को दिया, बिजनेस एंटिटी याद रखना, इंडिविजुअल ने, बिजनेस एंटिटी को दिया तो आरसीएम इज, हाँ एग्जाम्प्ट, तब एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अगर टर्नओवर 10, 20, 40 से कम होगा तो नहीं लगेगा, तब एग्जाम्प्ट है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, ठीक है। एक मिनट,
ओके फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, लेकिन कौन सा सर्विस दे रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस ऑफ इंडियन रेलवे, सर्विस वही वाला चीज़, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज इज एप्लीकेबल एंड गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इज लायबल टू पे टैक्स। क्लियर है? अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग कैटेगरी में डाल दिया मैंने, ठीक है। उस पर क्या है सर, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन दे रहा है? इंडियन रेलवे, तो एफसीएम। अगर कोई अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे रहा है तो सर्विस सप्लाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम इज एप्लीकेबल, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एफसीएम पे इज एप्लीकेबल। क्लियर है चार्ट? ठीक है। ओके ये वाला क्लियर है? यहाँ पे वही डाल दिया था, ठीक है। ओके कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी में अगर ये वाला इको है, ठीक है, इको, ये सप्लायर, ये रेसिपेंट, क्लियर है? इन दैट केस अगर ये अनरजिस्टर्ड है, इसका मतलब ही इज नॉट पेइंग टैक्स, हु इज लायबल टू पे टैक्स? इको। क्लियर है? सेक्शन 9(5). क्लियर है? अब बोला है कि अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो इसको एक रिस्ट्रिक्शन है, वो इको से थ्रू, पहले एक रजिस्ट्रेशन था, अगर ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो इको के थ्रू आपका सामान बेच नहीं सकता था। अगर मैंने क्या बोला सर, अगर ये रजिस्टर्ड भी है, ये रजिस्टर्ड पर्सन भी है, और अगर ही इज़ नॉट पेइंग टैक्स, इन दैट इज इको इज पेइंग टैक्स। अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन पे क्या एग्जाम, अनरजिस्टर्ड पर्सन बोला, कॉम्पोजिशन वाला। कॉम्पोजिशन वाले में क्या था, कॉम्पोजिशन वाला कि ही इज, कॉम्पोजिशन वाला, ही इज नॉट एलिजिबल टू, ही इज नॉट एलिजिबल टू सेल गुड्स थ्रू इको, कॉम्पोजिशन वाला, याद है? इन दैट केस वो गुड्स का कैटेगरी हटा दिया यहाँ से, जो कंडीशन था ना गुड्स का हटा दिया, मतलब नाउ प्रेजेंट टाइम्स द पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम इज, मतलब कैन में, मतलब कैन सेल गुड्स थ्रू इको, ये दे दिया। क्लियर है? ये आपका 104 पेज नंबर, ठीक है, लिख लेना है लेकिन ये सब पेज नंबर, ठीक है, काम आएगा। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विस से गुड हटा दिया है यहाँ से, ठीक है, मतलब सर्विस वाले लोग के लिए अभी भी एप्लीकेबल है, मतलब अगर सर्विस प्रोवाइडर अगर ई कॉमर्स के थ्रू पेमेंट किया तो वो एलिजिबल नहीं है, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू अगर गुड्स सर्विस सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन गुड्स वाला लोग अब कर सकता है, ठीक है। सेम बोला ही, दूसरा में क्या है बोला है, सेक्शन 10(2) में एक हटाया, सेक्शन 10(2)(a) में हटाया। देखो ही, इफ ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स हटा दिया, मतलब कॉम्पोजिशन वाले को पूरा राहत दे दिया है कि गुड्स के थ्रू आप लोग, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप लोग गुड्स सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो छोटा सा अमेंडमेंट था उसका, अरे समझ में, कॉम्पोजिशन का अमेंडमेंट चला गया 9(3) आरसीएम वाला अमेंडमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे आ गया, ठीक है, आ गया मतलब जुड़ के आ गया, हट के नहीं आया। 9(5) हो गया, ठीक है। फिर एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस में क्या था, पहले सैटेलाइट सर्विस, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, वो इज द सैटेलाइट लॉन्च सर्विस वाज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। पेज मैंने लिख दिया, पेज 76 ऑफ ICMI मैट, ठीक है। सप्लाई ऑफ
सैटेलाइट लॉन्च सर्विस इज अ वाज अ एग्जाम्प्ट सप्लाई फॉर whom? फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज. गवर्नमेंट एंटिटीज में कौन कौन था? एक था आपका इसरो, एक था आपका अंतरिक्ष, और है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ये तीनों को ही एग्जाम्प्ट था और किसी को एग्जाम्प्ट नहीं था. आज के डेट में ये एग्जाम्पशन इसको हटा के ऑल कर दिया है. नाउ द प्राइवेट प्लेयर कैन लॉन्च सैटेलाइट एंड द सर्विस इज एग्जाम्प्ट. क्लियर है? अच्छा, सर्विस एग्जाम्प्ट करने से अच्छा हुआ कि खराब हुआ? खराब हुआ ना. सारा आईटीसी कुछ नहीं मिलेगा. ज़ीरो डेटेड बना देता ना, तब मज़ा आता. ठीक है, एग्जाम्प्ट में तो सारा का सारा आपका कॉस्ट बन जाएगा ना, और ज़ीरो रेटेड में रिफंड मिल जाएगा. क्लियर है? जो भी हो अपना अपना. ओके, सेम एक वहाँ पे 9 में याद है ये एक कुछ कुछ एग्जाम्पशंस था आपका, मतलब कि आपका डिपार्टमेंट. यहाँ पे देखिए, इंसर्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेफर पेज 71 ऑफ ICMM 8, एंट्री नंबर 6. एग्जाम्पशन में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी आ गया. सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एंड LA एक्सक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि ये तो RCM है ना भाई. हाँ, ये तो RCM है ना, तो उसे एग्जाम्पशन से हटाना पड़ेगा ना नाम. एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ऐड हो गया डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे. ठीक है, और बाकी सब तो सेम है. क्लियर है? सेम इसमें देखिए, एंट्री नंबर 7 वेसल वेसल ये सब में सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी LA टू बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू क्या, लेस देन liable to take registration, aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as make eligible for exemption under exemption from registration, जो मैडम ने पूछा था अभी. ठीक है, वो बिजनेस एंटिटी तो मैंने बोला था, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होना चाहिए जिसका हाथ पीला नहीं हुआ है. यही है ना. उन लोग के लिए क्या है, ये एग्जेम्पशन है. ठीक है, क्या क्या एग्जेम्पशन है कि सर वो लोग को अगर ये सब सर्विस मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट सर्विस है. फिर बस कुछ है नहीं सर, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वहाँ वहाँ आपका रेलवे ढुका दिया गया. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नथिंग शैल अप्लाई, मतलब ये सब सर्विस पे एग्जेम्पशन नहीं है. यही है ना. नथिंग कंटेन इन द एंट्री शैल अप्लाई टू दीज सर्विसेज. ठीक है सर, कुछ है नहीं बोलने का, बस यही है कि जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको अगर एग्जाम्पशन है मालूम है, तो जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वहाँ वहाँ आपका रेलवेज भी इंसर्ट हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ पोस्ट लिख रहे होंगे एग्जाम्पशन में, मतलब कि इससे क्या आएगा सर, इससे आपका सम्स आएगा. तो आपको पोस्ट दिख रहा होगा ना, तो रेलवे भी दिमाग बैक ऑफ द माइंड में चढ़ जाना चाहिए, सर रेलवे भी है इधर. ठीक है, इससे एग्जाम में सम्स आएगा. ठीक है, एक नया एग्जाम्पशन इंट्रोड्यूस किया है. क्या एग्जाम्पशन? विथ इफेक्ट फ्रॉम 20/10. अरे यार ये क्यों बोल रहा है, ये नहीं बोलना है. सर्विस प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी. सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं? गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ क्या क्या सर्विस दे रहा है? वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट, अपग्रेडेशन. सो एग्जेम्प्ट है. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके.
वैल्यूएशन 10 ख़त्म है, ठीक है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में क्या बोला गया है? पहला बात तो देखिए, एक्शनेबल क्लेम में इस अमेंडमेंट में जोर जोर से उसको टैक्स बैठाया है, जिसको ज़बरदस्ती शादी करना बोलता है ना, कि बैठा दिया, बोला शादी होगा तेरा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पहला बात तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स है या सर्विस है? आंसर इज गुड्स है। तो गुड्स पे के अगेंस्ट में एडवांस मिले तो वेदर वी विल लायबल टू पे टैक्स ऑन एडवांस और नो? नो। अरे गुड्स के अगेंस्ट में अगर कोई मुझे गुड्स सप्लाई करेगा, ठीक है, इसके अगेंस्ट में मैं एडवांस पेमेंट, जैसे मैं गुड्स सप्लाई करूँगा, गुड्स, उसके अगेंस्ट में मुझे एडवांस मिला, तो आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स। भूल गए क्या आप लोग? नोटिफिकेशन नंबर क्या? 66, ठीक है, देख लो भाई ये वाला 111 पेज। मतलब अगर सर एडवांस है, एडवांस है, अगर सर्विस के अगेंस्ट में होगा तो लायबल टू पे टैक्स ऑन, टैक्स मतलब जीएसटी ऑन एडवांस। अगर गुड्स के अगेंस्ट में होगा तो नो जीएसटी ऑन एडवांस। क्लियर है? ये था। अब पता चला तो मतलब कि ये जो पकड़ के शादी करवा रहा है, किसका? आपका कैसीनो वाले का, तो वो तो गुड्स है, तो उसको एडवांस मिलेगा तो उस पर एडवांस पर टैक्स नहीं देगा, तो उसको थोड़ा अमेंड कर दिया कि भाई गुड्स पे तो एडवांस नहीं है, लेकिन एक्शनेबल स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के अगेंस्ट में पैसा मिला है तो उसको एडवांस पे जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है? टैक्स टू बी पेड ऑन द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सच सप्लाईज बाय द सप्लायर, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 was earlier issued to exempt all registered person from requirement of payment of tax at the time of receipt of advances in case of supply of goods, ठीक है, and provides the payment of taxes in case at the time of supply of specified section 1212A, ठीक है, with effect from 1/10/2023 the notification has been amended to exclude the registered person making supply of specified claims from the said exemptions, so that in case of specified actionable claim the tax can be paid at the time of receipt of payment from such supply by the supplier. Clear है? पानी ओके, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, याद है ना? टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 और सेक्शन 13, ठीक है। फॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, मतलब इन केस ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग will be earlier of these three: date of issue invoice, last date of issue invoice, or date on which supplier receive the payment. इस ये वाला सप्लाई, ये वाला नहीं था किसमें? गुड्स के केस में, लेकिन नॉर्मल उसके केस में है। क्लियर है? इसके मतलब स्पेसिफाइड क्लेम के केस में है। आ रहे समझ में? ओके। एक आईटीसी में छोटा सा अमेंडमेंट है, ये मतलब हमको लग नहीं रहा है कुछ रेलेवेंट है, लेकिन देख लो। सब अगर मेरा कुछ परचेज पे आईटीसी है, मेरा ये सप्लायर है, ये रेसिपेंट है, ठीक है। सप्लायर ने गुड्स भेजा, ठीक है, और रेसिपेंट ने आईटीसी लिया। क्लियर है? ले सकते हैं ना आईटीसी लिए, सब्जेक्ट टू 17(5), ठीक है, ले लिया। ये तो इसको पेमेंट करेगा ना,
व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ मेकिंग पेमेंट? विद इन 180 डेज। अगर नहीं किया तो इसको रिवर्स करना बोला, तो वो मैंने बोला था रिवर्स करना था, एक्चुअली था लॉ में लिखा हुआ था इट इज़ एडेड टू द टैक्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जितना जितना आपका जितना आपने आईटीसी लिया है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए। एक ही बात है, पेमेंट करना पड़ेगा ना फिर आउटपुट टैक्स में पेमेंट, लेकिन उस जगह को उसने अमेंड करके बोला कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में मत डालना, आईटीसी रिवर्स कर देना। ठीक है, आईटीसी रिवर्स कर देना और ऑलरेडी ऑब्वियसली विथ इंटरेस्ट। क्लियर है? छोटा सा अमेंडमेंट है। और दूसरा बोला है कि अगर पेमेंट मिल गया है किसको, पेमेंट मेड बाय हिम टू द सप्लायर, बाय हिम मतलब रेसिपेंट, किसको, सप्लायर को, तो फिर आईटीसी ले सकता है। वो सप्लायर वर्ड ऐड कर दिया इसमें। क्लियर है? तो पता ही है हम लोग को, पता मतलब क्लैरिफिकेशन एक डाल दिया कि सप्लायर का बात कर रहा है। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी 50% ऑफ आईटीसी जाएगा। ठीक है, अगर 90% पेमेंट किया तो 10% ऑफ आईटीसी जाएगा। ओके, देखिए लॉ बनाने में तो बोल देता है बना दिया है, एक्चुअली क्या सुनिए। और आईटीसी में क्या था सर, ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट याद है 17.5, यही तो महाकाल है, बैठा हुआ है इस पर आईटीसी मिलेगा नहीं ऐसा चलेगा। उसमें बोला है कि आपने अगर कोई गुड्स सीएसआर के लिए लिया, सीएसआर समझ में आ रहा है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज इट मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी? इज इट मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी? सीएसआर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है ना, उसमें सीएसआर है सेक्शन 135 में। इज इट मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी? आंसर इज मैंडेटरी। गवर्नमेंट मैंडेट कंपनी टू मेक सीएसआर आफ्टर सम थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट, मेरे को इतना अच्छा याद नहीं है लेकिन जो भी है मैंडेटरी। ठीक है, क्या क्वांटम है वो पता है मुझे, अभी याद नहीं है। तो अगर आपने कुछ अगर गुड्स लिया है जो सीएसआर के लिए है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है। गुड्स आईटीसी जब कैलकुलेट करने देगा ना, या फिर बड़ा सम्स देगा, उसमें पूछेगा कि आईटीसी में एक कंडीशन रहेगा यूज्ड फॉर सीएसआर। अरे भाई, कंडीशन यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस रहता है ना आईटीसी में कि नहीं रहता है? पर्सनल पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस रहता है ना, उसमें ये भी ढुका सकता है नॉन यूज्ड फॉर सीएसआर, तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, न्यू क्लॉज इंसर्टेड, गुड्स और सर्विसेज और बोथ received by a taxable person in which they used or intended to be used for
activities related to his obligation under CSR referred in सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। नहीं मिलेगा, ये न्यू है ना, इसलिए इसमें डाला नहीं है मैंने। ये न्यू इंसर्टेड है ना, तो आपके बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अंडर GST, रजिस्ट्रेशन अंडर GST। रजिस्ट्रेशन, पहला बताओ, रजिस्ट्रेशन अंडर GST में कोई सेक्शन अमेंड ही नहीं हुआ है, कुछ रूल्स अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, रूल्स अमेंडमेंट के लिए आपका ये रूल्स ना आपके MCQ में आ सकते हैं। MCQ बोल रहे हैं, हाँ, आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा देखो। पहले क्या होता था ना, पहले गवर्नमेंट ने जब GST लेके आया था ना, गवर्नमेंट जब GST लेके आया था ना, तो सबको GST में माइग्रेट करवा रहे थे। जब मैं उठाऊं, तो GST रजिस्ट्रेशन में पहले क्या होता था ना कि रजिस्ट्रेशन मिल जाता था इजीली आप समझ रहे हो, इजीली। ठीक है, तो क्या हुआ ना, बहुत चोरी स्टार्ट हो गया। जो तो रजिस्ट्रेशन ले लेता था, जिसका कुछ प्रेमाइसिस नहीं है, बिजनेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन ले लिया। क्यों रजिस्ट्रेशन ले लिया? कि क्रेडिट पास ऑन करेंगे, अननेसेसरी का क्रेडिट लेंगे, GSTR अपना रिटर्न फाइल करेंगे। क्रेडिट तो वही है ना, आपने GSTR 1 फाइल किया, फिर मेरे पास 2A में आएगा तो ही मैं लूँगा। तो अननेसेसरी का रजिस्ट्रेशन ले लेके GSTR 1 पास ऑन करता था, क्रेडिट पास ऑन करता था। वो लेके बैठ जाता था क्रेडिट, जिसको लेना है, वो बाद में क्या करता, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके छोड़ के चला जाता था। अब आओ ढूंढो, मेरा तो घर ही नहीं है, क्या ढूंढोगे? आ रहा है सब प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आता था। तो बात आया कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आप एप्लीकेशन करेंगे, आपके पास घर, आप अगर फील होगा ऑफिसर को कि भाई झोल है थोड़ा, तो आपके घर आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अगर अच्छा लग रहा है कि अगर बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऑफिसर अच्छे मूड में है, ठीक है, होता है ना। हम लोग पहले क्या होता था कि पढ़ते क्लास 10 में अच्छा एग्जाम है और टीचर ना मूड ख़राब होगा, बीवी से लड़ाई किया होगा, ऐसा आता था ना, मिथ रहता था। मिथ है कि पता नहीं, लेकिन ऐसा रहता था। लेकिन ऑफिसर अगर अच्छे मूड में है तो वो 7 दिन के अंदर बिना वेरिफिकेशन के ही क्या करता था, ग्रांट कर देता था रजिस्ट्रेशन। अगर उसको फील हुआ कि नहीं कुछ हो सकता है, जो उसको मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने पे ऐसा लगा कि नहीं कुछ गलत हो सकता है, तो वो क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। पहले लॉ में क्या था ना, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मतलब ये घर दिखाएंगे ना अपना, तो आपको यहाँ पे मतलब जो एप्लीकेंट है उसको प्रेजेंट होना ज़रूरी था। अब वो मैंडेटरी हटा दिया हुआ। क्लियर है? रूल्स है, सेक्शन नहीं है। रूल्स और सेक्शन में क्या अंतर है? सेक्शन में आपको बोलता है ये करना पड़ेगा, रूल बोलता है कि कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि सर ITC इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विस
प्योरली फॉर बिजनेस पर्सन ITC इज एलिजिबल, नॉन बिजनेस पर्पज ITC नॉट एलिजिबल, कॉमन पर्पज प्रोपोर्शनल रो कहाँ लिखा हुआ है, वो रूल में लिखा हुआ है, रूल 42 एंड 43 में, याद है रूल 42 क्या मतलब कैसे प्रोपोर्शन करना है वो रूल में लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना कहाँ लिखा सेक्शन में कि सर आपका टर्नओवर क्लियर होगा, टर्नओवर अगर बढ़ेगा 10 20 40 तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सर इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने पे भी तो कुछ कुछ रूल्स होगा ना, क्या रूल्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या है कि भाई एप्लीकेंट अप्लाई करेगा, वेरिफिकेशन आएगा, OTP आएगा, ये सब कैसा आएगा ना, आधार देना पड़ेगा, वो सब कहाँ लिखा हुआ, रूल्स में लिखा हुआ। तो रूल्स बोला है कि ये चेंज हुआ है कि अब प्रॉपर ऑफिसर को आपको मतलब आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं, वो आएगा किसी भी टाइम आएगा, वेरिफिकेशन करेगा और आपको प्रैक्टिकली क्या होता है ना, फ़ोन कर लेता है भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, है कि नहीं, लेकिन वो मैंडेटरी हटा दिया। प्रोविज़ो ऑफ रूल 9(1) अमेंडेड, कोई प्रोविज़ो याद नहीं रखना है, रूल अमेंडेड, ठीक है भाई, प्रोविज़ो याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है, इतना अगर प्रोविज़ो इतना याद करने का अगर बोलते हैं ना भूख है तो कंपनी लॉ याद कर लेना, ठीक है। प्रोविजन रूल अमेंडेड टू डू अवे विथ रिक्वायरमेंट, हाँ किसी को याद करने का माना है ऊपर में जहाँ भाई होता है कुछ कुछ नहीं सर हमको याद करना ही है तो भाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम, इसलिए मैंने लिख दिया। रूल अमेंडेड टू डू विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ requirement of presence of applicant for the physical verification of business premises as per amended rule आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अ पर्सन अदर देन एग्जाम्पल, अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, person who has undergone the Aadhaar authentication but the person who undergo the Aadhaar authentication is identified in the common portal based on data analysis risk parameter, carry out the physical verification of place of business। अच्छा ठीक है, मतलब कि सर अगर किसी ने आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं कराया, मतलब कि जब रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं ना तो आधार OTP से उसको वैलिडेट कराते हैं आधार ऑथेंटिकेशन, वो नहीं कराया या फिर ऐसा ऑफिसर को फील हुआ कि इसका मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट करेगा, विद इन 30 days ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस in the manner provided in Rule 25. Now the presence of applicant is not required for physical verification। मतलब नट में यही है, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है, क्लियर है, ओके। यहाँ देखिए क्या होता है ना कि बहुत जन जेन्युइन टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने में एक मैंडेटरी रहता है, आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब उन लोग का फील समझिए जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पर्सनल बैंक अकाउंट तो नहीं दे सकते ना, बिजनेस का बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, करंट बैंक अकाउंट जो कंपनी का खुलता है वो देना पड़ेगा, उसमें लेट हो सकता है, ठीक है, तो लेट होने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। या फिर कुछ कुछ बैंक ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं पहले GST रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपका जो कंपनी वाला बैंक अकाउंट रहेगा तो उसमें GST रजिस्ट्रेशन लगेगा, कुछ कुछ लोग होते हैं, और GST रजिस्ट्रेशन वाले क्या बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट लगेगा। अरे समझ में दोनों मतलब वो बोला पहले आप, वो एक मीम्स आया ना, बहुत जगह है नहीं है देखा आपने मीम्स बहुत जगह है, बोलता नहीं है बहुत जगह है, ठीक है जो भी हो, तो बोला है कि इन दैट केस रजिस्ट्रेशन विथआउट बैंक डिटेल भी हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद के 45 दिन बाद आपको वो बैंक अकाउंट का डिटेल अपडेट पोर्टल में करना पड़ेगा, क्लियर है। अब वो 45 दिन को चेंज किया, देखो
While filing the application of registration, a person is required to furnish a detail of his bank account. ये कहाँ लिखा है? रूल 10A, ठीक है. रूल 10A provides the details of bank account can be provided soon after obtaining the certificate of registration and GSTN portal, registration and GSTN, but not later than the specified limit. लिमिट क्या है? 45 डेज. अब उसको काट के क्या कर दिया गया? 30 डेज. ठीक है. अर्लियर द लिमिट वॉज 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. 35 अर्लियर क्या था? 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सेक्शन 39 मतलब GSTR 1 ऑफ विच एवर इज अर्लियर. क्लियर है? जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उसका 30 दिन के अंदर या फिर GSTR 1 फाइल करना है जिस दिन आपको, उनके उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर उसके अंदर में आपको वो करना पड़ेगा. क्या बोलता है? बैंक अकाउंट डिटेल अमेंड करना पड़ेगा. ठीक है. 30 days from the grant of the time limit has been amended. Amended rule 10A provides that the registration person except TDS वाले को छोड़ के बात कर रहे हैं, after obtaining certificate of registration GSTN is allowed to furnish the information in respect to bank details of bank account on a common portal within a period of 30 days from the grant of registration or before the furnishing of detail of outward supply under section 37 of GSTR 1 or IFF whichever is earlier. ठीक है. अगर नहीं किया तो अपडेट नहीं किया तो अरे नहीं किया अपडेट तो क्या करेंगे? सस्पेंड हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा. बोला है सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बैंक डिटेल. सस्पेंशन से एक चीज़ याद है. ओके. सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन, वो भी सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ही था, सिस्टम से ऑटोमेटिकली काट दिया था तो याद आया सिस्टम बेस्ड सस्पेंडेड अपॉन रजिस्ट्रेशन. सिस्टम बेस्ड सस्पेंडेड ऑन रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश द डिटेल ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. आपको पता है स्टिपुलेटेड टाइम क्या है? ठीक है. ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ द सेड डिटेल. अच्छा ठीक है. आपका अगर नहीं पेमेंट हुआ, आपका अगर डिटेल अपडेट नहीं हुआ पोर्टल में तो वो सस्पेंड कर देगा. ठीक है. सस्पेंड जो है फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ऑफिसर को कि भाई मैंने डाल देता हूँ, आप सस्पेंड को हटा दीजिए, सस्पेंशन को. ठीक है. मतलब बोलता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन करना पड़ेगा. तो बोला है कि पहले क्या था ना कि पहले बोला है कि इसके कारण आपका रिवोकेशन मतलब सस्पेंशन हो सकता है. किसके कारण? रूल 10A के कारण. कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 10A. समझ में आ रहा है ना? अब उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10A समझ में आ रहा है ना? और बोला है, अच्छा यही बोला है
विदिन 30 डेज वाई द रजिस्ट्रेशन इज नॉट बीन कैंसिल. ठीक है, ओके. बोला है कि अगर ये वाला समझ में आया क्या भाई, आपको बताओ. रूल 21(2) हैज बीन अमेंड फॉर टू प्रोवाइड द system based suspension of the registration in respect of such registered person who do not furnish the valid bank account details and rule 10 within the time prescribed of the said rule. ठीक है. Further, third proviso of 12 has been inserted by provide automatic revocation of suspension. Automatic revocation of suspension in case upon the compliances of the 10 है. ठीक है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा. डिटेल्स अमेंडमेंट रही. अर्लियर क्या है, अर्लियर क्या है, कंपैरिजन ऑफ रिटर्न. पहले बात अर्लियर मतलब कि सस्पेंशन कब हो जाता था. देखो दो होता है, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कैंसिलेशन. आपने कुछ अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ किया है, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्री नंबर क्या हो जाएगा, सस्पेंड. आपके पास टाइम रहेगा कि आप सस्पेंशन को रिप्लाई करो प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो वापस क्या कर देगा, एक्टिव. ठीक है. अगर आपने नहीं किया विद इन दिस टाइम पीरियड तो क्या हो जाएगा, कैंसिल. कैंसिल में भी आपको अप्लाई कर सकते हैं, वो एक्टिव हो जाएगा. ठीक है. पर इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा जोर लगा, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. इसमें कम एक्सप्लेनेशन काम हो जाता है. इसमें एक खाली पोर्टल में क्लिक करने से ही हो जाता है, इस पर जाके आपको डिपार्टमेंट घूमना पड़ता है. ठीक है, बस ये डिफरेंस है. ठीक है. अर्लियर क्या था, सस्पेंशन का. सस्पेंशन कब कब होता है, अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न इन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 GSTR 3B. अच्छा, ऊपर में मैंने GSTR 3B बोला था ना 39 को, क्या GSTR 1 बोला था क्या, ये वाला नहीं, ये तो अमेंडमेंट है. GSTR 1 और IFF, ये GSTR 1 है, ये GSTR 1 है, ये GSTR 3B है. क्लियर है. पहले क्या था 45 डेज और फाइलिंग ऑफ GSTR 3 विच एवर इज अर्लियर. आज के डेट में क्या है 30 डेज और GSTR 1 विच एवर इज अर्लियर. ठीक है. पता नहीं, अभी मुझे माइंड में हिट किया. ठीक है, जो भी हो. पहले क्या था कि सर आपका GSTR 3B और GSTR 1 मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, मैच नहीं कर रहा है. मतलब 1 में क्या करते हैं सर, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल देते हैं, और 3B में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं. यही तो होता है, यही मैकेनिज्म है. 3B में पेमेंट करते हैं. आपने आउटवर्ड सप्लाई में डिटेल दिया है 100 रुपया और पेमेंट कर रहे हैं 30 रुपया. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने आउटवर्ड सप्लाई में डिटेल दिया 100 रुपया, क्रेडिट पास ऑन हो गया है, उसके पास कितना 100 रुपया का, लेकिन आपने गवर्नमेंट को पेमेंट क्या किया 30 रुपया. तो गवर्नमेंट आपसे पैसा मांग पूछेगी, क्यों भाई, क्यों किया 30 रुपया पेमेंट, रिप्लाई दो. आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन 7 डेज. ठीक है. रिप्लाई बोलना पड़ेगा कि सर आपका मेरा गलती से हो गया, तो आपका जो 70 रुपया विथ इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट में. अगर आपने बोला कि नहीं सर मेरा प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, ठीक है, मेरा ITC था, मेरा कुछ एडजस्टमेंट था, ठीक है, तो अगर वो उसको सेटिस्फाई होगा तो आपका वो कर देगा, मतलब कि जो सस्पेंशन है हटा देगा. ठीक है, घर पे बैठे ही हो जाता है, घर पे मतलब ऑफिस में बैठे ही हो जाता है. याद है, सस्पेंशन, कैंसिलेशन. ठीक है. और कुछ अदर अगर रिकमेंडेशन दिया काउंसिल से तो वो कुछ चेंज ला सकता है, मतलब कि जिसकी वजह से सस्पेंशन हो जाए. अभी क्या बोला, कॉन्ट्रावेंशन और 10A हुआ तो सस्पेंड कर देगा. पहले सिर्फ एक कंडीशन था, अब दूसरा कंडीशन ला दिया, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 10A समझ में आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डिटेल नहीं डाला तो सस्पेंड कर देगा. क्लियर है. सिमिलर ऊपर में बोला था, अगर बैंक अकाउंट फिर डाल दिया तो रिवोकेशन कर देगा. ठीक है.
द सेड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड बाय, अच्छा ठीक है, ईमेल एड्रेस के थ्रू इंटीमेट करेगा, ठीक है, जो भी हो, ये हो गया, ये वाला है, ठीक है। बोला है कि अगर कैंसिलेशन हो गया है, ठीक है, कैंसिलेशन हो गया है तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है डिपार्टमेंट में कि भाई कैंसिलेशन जो आप कर दिए हैं उसको प्लीज़ रिवोक कर दीजिए, और वो कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल करने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया। द टाइम लिमिट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज्ड टू 90 days and extension of 180 days is permitted if sufficient reason being shown। क्लियर है? पहले क्या था? 3 days है, ठीक है, अब 90 days कर दिया गया, ठीक है। द नीड वॉज सेंस्ड, ये तो कहानी है, द नीड वॉज सेंस्ड टू एक्सटेंड द टाइम। अच्छा एक बात बताइए, गवर्नमेंट चाहती है क्या रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दे? चाहती है? नहीं चाहती है, टैक्स आ रहा है ना वहाँ से, ठीक है, तो वो तो झूठ मूठ का, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग मान जाएगा, मतलब विद इन टाइम फ्रेम रिक्वेस्ट करेंगे तो मान जाएगा। द नीड वॉज सेंस टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एज द फैसिलिटी फॉर बेनिफिटेड एज द फैसिलिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई सेक्टर को के लिए, since several taxpayers could not file their application of revocation of cancellation within the time specified under section 30, ठीक है, representation received by the department to the effect the earlier time of 30 days normal revocation or plus 30 days by additional commissioner, ठीक है, plus 30 days extensions by commissioner। मतलब पहले क्या था, 30 था ना, 30 + 30 + 30, ठीक है, एक्सटेंशन बाय कंपनी फॉर अप्लाइंग द रिवोकेशन अंडर सेक्शन 30। अच्छा सेक्शन भी 30 था, ठीक है, सेक्शन 30 में 30 था, was quite less and there's a need of increase in time limit. In a large number of cases, small taxpayer could not apply the time of revocation due to lack of fund or other reason, adversely affecting the business, and there was a need to bring them again in mainstream by giving him a chance to revive the registration. Consequently, the time limit of making application for the revocation of cancellation registration has been raised from 30 days to 90 days. Clear है? And commissioner or authorized in him on behalf of the period but not exceeding 180 days। मतलब खुद कितना दे सकता है 90 days प्लस कमिश्नर कितना दे सकता है 90 days, ठीक है। और सफिशिएंट, वो भी क्या होना चाहिए, सफिशिएंट कॉज रीजन में, ठीक है, वही उसी को नीचे फिर अमेंडेड वे में लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और फर्दर नॉट एक्सीडिंग 180 days, ठीक है, ओके। रूल 8A 8(1) अमेंडेड, सब रूल ही है, ठीक है। क्या अमेंड कर दिया गया कि सर आप एक है रजिस्ट्रेशन REG01, उसमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल टैक्स पेयर को सारा डिटेल देना पड़ता है, नॉर्मल टैक्स पेयर को सारा डिटेल देना पड़ता है कि मेरा एड्रेस ये है, मेरा कंपनी का नाम ये है, सारा डिटेल देना पड़ता है। आप ये वाला पेज निकालिए, उसमें लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर है जिसमें ये वाला रूल 8(1) एप्लीकेबल नहीं है, दिख रहा है क्या आपको, पेज 186, देखा। However, this rule is not applicable in the following case. Now, NTRP, TDS, TCS वाले को, OIRDR को एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो ये वाला ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी एप्लीकेबल नहीं कर दिया,
ठीक है, ऑनलाइन गेम याद है ना, अपना फिल्म का हीरो वही था ना, ठीक है, वही छाया हुआ है पूरा जगह में, उसके लिए भी नॉट एप्लीकेबल। रूल 81 हैज़ बीन अमेंडेड टू एक्सक्लूड द पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग फॉर फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस इन इंडिया फ्रॉम डिक्लेयरिंग पैन एंड स्टेट टेरिटरी फॉर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि सर कोई यूएस में है और इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है, क्लियर है। इन दैट केस ये पर्सन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेते समय उसको पैन डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हटा दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट, ई इनवॉइसिंग का थ्रेशोल्ड लिमिट पहले क्या था 20 करोड़, अब इसको 5 करोड़ कर दिया गया, ठीक है, ये सब एमसीक्यू में पूछेगा भाई क्या इनवॉइसिंग का टर्म लिमिट है, ठीक है। विथ इफेक्ट पहले 500 करोड़ था, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/8/2023 सच लिमिट हैज बीन रिड्यूस टू 5 करोड़। इसका मतलब सर आपका 17-18 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 और 23-24, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें आपका 3 है, 2 है, 1 है। अब बताओ यहाँ पे ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लास्ट ईयर 1 करोड़ है, तेईस 24 के लिए ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों? एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, क्लियर है। ओके ओके, वो ये बोला है कि वो रिटर्न अगर अगर आपका 10A सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रिटर्न भरने नहीं दिया जाएगा, वही है 10A अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, दो चीज़ है ना, एक है आपका GSTR और GSTR 1 और GSTR 3 भी मिसमैच करेगा और 10A यही दो में सस्पेंशन हो सकता है ना। और भी देखो आपका पेज निकालिए, आपका पेज में E से F पेज निकालिए, पेज में क्या है, A और B है क्या, पेज क्या है, पेज 236, आप में कितना दिया हुआ है कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस 2, लेकिन ये बढ़ गया है, A B C D 4 हो गया कंडीशन, ठीक है। मैं कंडीशंस आपको दे दूंगा निकाल के एक बार, लेकिन प्लीज़ याद दिला देना मुझे, ठीक है, ये मैसेज करके डाल देना, मैं कंडीशन दे दूंगा। उसमें से 2 कंडीशन है, रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग GSTR 1 है ना। रेस्ट्रिक्शन कब हो जाएगा, क्या न्यू रूल दे दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन to whom intimation issued on a common portal under provision of 88D in respect of tax period shall not be allowed to furnish subsequent GSTR 1 for the subsequent tax period unless he either paid the amount equal to excess ITC as specified in the intimation or had proper reply। मतलब क्या हुआ कि सर आपका अगर आपने अगर एक्सेस ITC ले लिया है तो आपको
वहाँ से एक इंटीमेशन आएगा कि भाई बोलो एक्सेस आईटीसी क्यों लिया है। अगर एक्सेस आईटीसी जो लिया है उसका जस्टिफिकेशन आपने दे दिया है तो आपका सस्पेंशन हट जाएगा। ठीक है, अगर दे दिया है तो ऐसे तो एक्टिव है, अगर नहीं दिया तो सस्पेंशन हो जाएगा, लेकिन अगर दे दिया है तो सस्पेंशन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा एक 10 है, 10 का नहीं कॉम्प्लाइंसेस किया तो आपका सस्पेंस हो जाएगा। आपका सस्पेंड होना मतलब कि GSTR 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सेम है क्या? ठीक है, अच्छा रूल 88D। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म हैज़ बीन, एक नया रूल आया रूल 88D। ठीक है, अ मैकेनिज्म हैज़ बीन डिवाइस विच अलाउ सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर अबाउट द अवेलमेंट ऑफ एक्सेस टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म GSTR 3B और GSTR 2B। मतलब क्या हुआ कि सर देखिए आपका GSTR 1 है, आपने फाइल किया, वो रिसिपेंट के पास चला जाएगा। सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया है, वो रेसिपेंट के पास चला जाएगा, और वो जो रेसिपेंट जिस जगह देखेगा उसको क्या बोलते हैं, 2B। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सर आपने रेसिपेंट है ना, ये सप्लायर है, उसने 100 का गुड्स भेजा था, 18 ITC है, तो यहाँ पे 18 दिखेगा, 100 18 दिखेगा ना। तो उसको कितना ITC लेना था, 18। ठीक है, उसने क्या किया ना, 20 रुपये ITC ले लिया। ठीक है, तो बोला है कि 20 रुपये ITC नहीं ले सकता, नहीं ले सकता 20 रुपये ITC, क्योंकि उसका 2B में कितना दिख रहा है, 18। इट इज़ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 88D। जो 2B में आएगा वही देखेगा, वही लेना पड़ेगा। सर आपका एक 2B में 5 रुपया भी आ रहा है, लेकिन आपका परचेज रजिस्टर में 5 रुपया नहीं है, बुक्स में 5 रुपये का एंट्री नहीं, तो नहीं ले सकते। मतलब बुक्स में देखना है, एंट्री है तो ठीक है, वही एंट्री आपका 2B में देखना है, वो भी है, मैच कर रहा है तो ही लेना है ITC। द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म एक आया है नया पोर्टल में, उसका वो मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रूल 88D। द मैकेनिज्म हैज़ बीन डिवाइस्ड विच अलाउ सिस्टम बेस्ड, क्या सिस्टम बेस्ड आ रहा है, सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर अबाउट द एक्सेस अवेलमेंट ऑफ ITC इन फॉर्म GSTR 3B। ले सकता ना, वो ITC कहाँ लेगा, GSTR 3B में लेगा ना। GSTR 3B vis-a-vis period vis-a-vis that reported in form GSTR 2B, जो 2B में है वही 3B में लेगा। अबव अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट, गवर्नमेंट क्या की है ना कि बोल दिए कि 2B, जो 2B में होगा वही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया मार्केट में प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो गया कि सप्लायर तो बहुत बेकार लोग भी रहते हैं ना, जो अपलोड ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपका जितना मिला है उसका मैक्सिमम एक्सेस, आपको तो ज़्यादा लेने का मन है तो मैक्सिमम 10% से ज़्यादा मत लेना, तो वो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट। with provision of self compliance on the portal of the taxpayer. Consequently, new rule 88D has been introduced to give system based intimation to the registered person in those cases which difference between ITC availed as per GSTR 3B and ITC available as per GSTR 2B exceed the amount of such percentage, वो percentage मालूम है 10%, as may be recommended by the council. In such case registered person directly to pay, अगर excess है तो in that case registered person shall directly to pay the amount equal to the said excess amount of ITC availed along with interest और to give reasonable explanation। अगर नहीं है पेमेंट नहीं तो सही में जेन्युइन केस है तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। And if neither of these done, the amount can be demanded under section 73, आप लोग के सिलेबस में नहीं है 73 और 7, मतलब इंटरेस्ट 73 क्या है, 73 74 इंटरेस्ट इन नॉन फ्रॉड केसेस
और इंटरेस्ट इन फ्रॉड केसेस, ठीक है, आप लोगों को सिलेबस में नहीं, ठीक है, उसमें डिमांड कर देगा, ठीक है। ये क्यों लाया, ये तो हटाया, वो सेफ गार्ड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ कंट्रोल है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये है, मतलब हमको क्या समझ में आया सर, एक क्या है GSTR 3B में है ना, एक GSTR 3B है, एक GSTR 2A है, जो 2B है, जो 2B में आएगा वही GSTR 3 में ITC क्लेम करना पड़ेगा किसको, रेसिपेंट को, ज़्यादा नहीं कर सकता है। ज़्यादा करना कितना है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, कितना लिमिट 10%, और उससे ज़्यादा किया तो एक नोटिस आएगा, कहाँ आएगा, पोर्टल में, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, अगर रिप्लाई नहीं दिया तो आपका सस्पेंशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। आ रहा है समझ में लिंक? बकवास, वो 7 दिन के अंदर आएगा, मैंने बोला था ना एक्सप्लेन द डिफरेंस, 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा, वही 7 दिन। ओके, बस अमेंडमेंट ख़त्म, यही अमेंडमेंट था। कुछ क्लैरिफिकेशन दे के रखा है गवर्नमेंट ने, इससे समझ आ सकता है, इससे केस स्टडी आ सकता है एक्चुअली, ठीक है। क्या अमेंडमेंट है, ये क्या है, आइनॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने ये थिएटर है, ठीक है, आप देख रहे हैं, और बाहर में क्या है, रेस्टोरेंट, पॉपकॉर्न, लूटने वाले लोग, डकैत, है ना, मतलब कि 500 रुपये में पॉपकॉर्न बेचने वाले लोग, ठीक है, जो 10 रुपये में मिलता है, ठीक है, वो लोग बेचने वाले लोग, ये लोग बैठे हैं, ठीक है। अब बोला गया कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, वो लोग क्या है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट सर्विस है, या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई है विथ टिकट। टिकट का रेट है 28%, रेस्टोरेंट का रेट है 5%। आप कहीं भी जाओ खाने के लिए 5% GST लगता है, ठीक है। आप समझ में आ रहा है ना क्या बोले, कॉम्पोजिट सप्लाई समझ में आ रहा है ना, कौन सा कॉम्पोजिट सर, कॉम्पोजिट सर टैक्स किस पर लगे, ऑन बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, याद है ना, यही वाला है। तो सर ये वाला यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मूवी देखने आए हैं, तो सर ये जो रेस्टोरेंट टिकट का दाम है, सोचो 200 रुपया, चलो 250 रुपया, और रेस्टोरेंट में खाना खाया है, मतलब कि पॉपकॉर्न लिया 500 रुपये का, ठीक है, रेस्टोरेंट में पॉपकॉर्न लिया है 500 रुपया का। अब बताओ टैक्स कैसे लगेगा, इस पर 5%, इस पर 28%, या फिर प्रिंसिपल सप्लाई मान लिया जाएगा टिकट को, और 750 पे कितना 28%। आ रहा समझ में, टैक्स क्या लगेगा, टैक्स रेट। तो CBIC इसको क्लैरिफाई किया है, क्या क्लैरिफाई किया है कि सर यहाँ पे जो बैठ के देख रहे हैं ना, ठीक है, वो हम जैसे लोग हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग YouTube में देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी जाते हैं यहाँ देखने के लिए, और देखते भी हैं तो खाते नहीं हैं ठीक है, इसका मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है लेना, मतलब कि हम ये सकते सर टिकट ले लिया, सिर्फ टिकट में देखा और देख के आ गया, खाया नहीं, ठीक है। इन दैट केस दीज आर नॉट composite सप्लाई, बोथ आर सेपरेट सप्लाई, ठीक है, लॉजिकली है, ठीक है, हम लोग के लिए चाहिए, ठीक है, ये सेपरेट सप्लाई। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं, जाते हैं स्पेशल डेज में, टिकट के संग पॉपकॉर्न भी ऐड करवा लेते हैं, है ना, बुक माई शो में जाते हैं, पॉपकॉर्न के नीचे एक रहता है, ऐड करवा लेते हैं, उन दैट केस वो कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा, और उस पर टैक्स रेट लगेगा क्या, 28%, खाने पे भी 28%, ठीक है, समझ में आ रहा है। ईटिंग जॉइंट इज अ, देखो, सप्लाई ऑन फूड एंड बेवरेज एट सिनेमा टैक्सेबल एट रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। ईटिंग जॉइंट इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स रिफ्रेशमेंट ईटिंग स्टॉल, किशोर काउंटर और रेस्टोरेंट एट द सिनेमा ऑल्सो। द सिनेमा ऑपरेटर
may run these refreshment, ये refreshment cinema operator, ठीक है. Stalls eating stalls, किसी counters restaurant themselves, or may give to contract to third party, ठीक है. The customer may like to avail the service supplied by these refreshment stack counter or choose not to avail this service. Clear आ रहा है, समझ में आ रहा है. Further, the cinema operator also install vending machine भी लगाते थे ना कभी कभी एक्स्ट्रा, मतलब वेंडिंग मशीन लगा दिया. और सप्लाई ऑफ अदर रिक्रिएशनल सर्विस सच थ्रू कॉइन ऑपरेटेड मशीन विच कस्टमर मे और मे नॉट अवेल. It is be clarified supply of food and beverage in cinema hall is taxable as restaurant service along as the food beverage supplied by way of along as मतलब कि साथ में, along as the food or beverage are supplied by way of part of service and supplied independent of the cinema exhibition service, ठीक है. Where the sale of cinema ticket and supply of food or beverage are clubbed together and such bundle service satisfy the test of composite supply, the entire supply will attract GST at the rate of service of exhibition of cinema of the principal supply. क्लियर है. साथ में ले लिया है, क्लब करके ले लिया है, तो कंपोजिट सप्लाई चेक करके, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई जो भी चेक करके वो ऐसे टैक्सेबल होगा, नहीं तो अदर करके टैक्सेबल होगा. एक अलग ही ड्रामा आया. क्या ड्रामा? एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, वो शेयर लेके रखी है सब्सिडरी कंपनी का. कितना % शेयर ले सकती है? एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी का शेयर ली है, कब माना जाएगा वो होल्डिंग है? मोर देन 50%, मतलब 50% शेयर से ज़्यादा लेके रखी है. क्लियर है. अब बोला गया ये भी सप्लाई है. मतलब ये तो पागल हो गया ये भाई, मैंने जो शेयर खरीदा है ना वो सप्लाई कैसे हो सकता है? तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि ये जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की का शेयर्स खरीद के रखती है ना, इट इज़ नॉट अ सप्लाई. तो क्लैरिफाई किया गया. द इशू ऑफ अफोर्डर कंसिडरेशन वेयर द होल्डिंग ऑफ शेयर्स in a subsidiary company by holding company will be treated as supply of service or and whether same as GST, whether the same will attract GST or not. ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और GST अट्रैक्ट होगा कि नहीं. It is clarified the securities are considered neither goods nor service in terms of definition of goods under the section 252 of and definition of service under 102. Further, the securities including shares as per definition of securities, मतलब कि shares भी securities है और securities is neither goods or not service. It implies that securities held by holding company in subsidiary company is neither goods nor service. ठीक है, वो छोड़ दीजिए. Therefore, the activity of holding of shares of subsidiary company by holding company per se cannot be treated as supply of service by holding company to the said subsidiary company and cannot be taxed under GST. ठीक है. ओके. डायरेक्टर सर, service supplied by director to a company who is liable to pay tax. कंपनी, ठीक है. अब क्या बोला ना कि कंपनी, अब डायरेक्टर का एक पुराना गैरेज था, उसने कंपनी को लीज में दे दिया. कंपनी उसको रेंट देती है, ठीक है. और डायरेक्टर चिल्लाने लगा कि ये जो सर्विस है RCM में जाएगा, कंपनी इज़ लायबल टू पे टैक्स. तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि भाई जो डायरेक्टर जो सर्विस देता है वो RCM में है. अगर डायरेक्टर
अपार्ट फ्रॉम हिज डायरेक्टरशिप कुछ अगर सर्विस दे रहा है कंपनी को तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा. लॉजिकल है. ठीक है. बोला टैक्स ऑन सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सच एज बोला मतलब उसके जैसा, सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द बॉडी टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट पेबल अंडर आरसीएम. ठीक है. टैक्सेस ऑन सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ द सेट कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट इज पेबल, बॉडी कॉर्पोरेट इज पेबल बाय द कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक है. रिवर्स चार्ज में लगता है. इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट द सर्विस सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट in his private or personal capacity such as service supplied by way of lending of immovable property are not taxable under RCM. Only those service by director of a company body corporate which are supplied by him or in the capacity of director of that company or body corporate shall be taxable under RCM in the hands of company or body corporate. क्लियर है. इनवॉइसिंग इन केस ऑफ पीएसयू बोला गया कि सर पढ़ लेते हैं इसको. द इशू अरोज फॉर कंसिडरेशन वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है. हुज टर्नओवर exceed the prescribed threshold for generation of invoicing to the government or government department or establishment or government agency or local authority POC which are registered solely for the purpose of deducting TDS और TCS. मतलब क्या होता है सर? देखिए पहला बात तो गवर्नमेंट कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस और गुड्स. थक गया क्या? ठीक है. सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स और सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इज क्या है? आरसीएम में. ये पता है. लेकिन अब क्या बोला ना, सेक्शन 51 52 में बोला है, उसमें बोला है कि गवर्नमेंट अगर ये बंदा सप्लायर कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया, ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी उसको पेमेंट कर रही है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट वो 1% का TDS काटेगी. 1% का TDS मतलब क्या? उसका 1% लेस होगा. उसको पेमेंट कितना होगा? 9 लाख. ठीक है. तो बोला गया, एक क्लैरिफिकेशन लेके आया कि सर ये जो बंदा है ना वो ई इनवॉइस इशू करता है. होता है ना, इनवॉइसिंग इशू करना इम्पोर्टेंट है ना. मैंने अभी बोला ना 5 करोड़ से ऊपर. तो क्या ये जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको इनवॉइसिंग इशू करना पड़ेगा क्या? जो गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ किस लिए खड़ी है, किस लिए रजिस्ट्रेशन लेके रखी है? सिर्फ TDS काटने के लिए. उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? इसे क्लैरिफाई किया गया. हाँ, करना पड़ेगा. ठीक है. अगर ये सप्लायर जिसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और वो ऐसा कोई गवर्नमेंट कंपनी को गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है जो उसका TDS सिर्फ जिसने जो गवर्नमेंट कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द डिडक्टिंग TDS, ठीक है, तो भी उसको इनवॉइसिंग देना पड़ेगा उसको. इसके लिए एग्जेम्पशन कुछ नहीं है. ठीक है. इट इज़ क्लैरिफाइड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिश गवर्नमेंट एजेंसी विच आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51 लायबल टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. देयरफॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट local authority POC registered solely for the purpose of deducting TDS as per provision 51 are to be treated as registered person under the GST law as per provision of section 29. Accordingly, the registered person, ये रहा, registered person whose turnover exceed the prescribed threshold of the generation of invoicing. ठीक है, मतलब invoicing is applicable, is required to issue a invoicing to the for the supplies made to such government department or establishment, government agency, local authority, PSU, etc. आ रहा समझ में?
तो इसको आईटीसी नहीं मिले, ये तो एक्चुअली ये तो सिर्फ अगर मैं टीडीएस हाँ कर लेना पड़ेगा। कोई भी पहला बात तो टीसीएस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली ई कॉमर्स ऑपरेटर, टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो नॉर्मल आप जो है ना, जो नॉर्मली जो बिजनेस टैक्स पेयर लोग हैं उन लोग को टीडीएस टीसीएस नहीं काटना होता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटीज़ के ऑयल को काटना पड़ता है टीडीएस टीसीएस, सॉरी टीसीएस नहीं टीडीएस, ठीक है, उसको काटना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टीडीएस किसके लिए होता है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए होता है, ये टीसीएस किसके लिए रहता है, इको के लिए रहता है, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ अब जैसे ऑयल है, ऑयल ने क्या किया है कि टीडीएस का भी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, दो रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, टीडीएस का भी और नॉर्मल भी, ठीक है। तो जब टीडीएस का रिटर्न लगाना होता है तो कौन सा रिटर्न लगाते हैं, जीएसटीआर 7, याद रखना पड़ेगा भाई, आप लोग रिप्लाई नहीं आ रहा कहीं से, ठीक है, जीएसटीआर 7। और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ता है, जीएसटीआर 1 एंड 3 भी, दो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि अगर किसी ने सिर्फ ये इसके जिसके ऊपर, और ये रजिस्ट्रेशन कौन ले सकता है, जो टैक्सेबल सप्लाई करेगा, सर जो सिर्फ एग्जाम सप्लाई करता है या फिर कोई ऐसा सप्लाई करता है जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है, इन दैट केस ही इज़ नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। सोचो गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी सर्विस देता है आरसीएम एप्लीकेबल होता है, बिजनेस एंटिटी टैक्स, तो इसके लिए इसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन दैट केस इसने सिर्फ इसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, इन दैट केस उसको भी अगर गुड्स और सर्विस सप्लाई करेगा तो उस पर इनवॉइस डालना पड़ेगा। आ रहा समझ में, कितना बाकी है, वो लास्ट है। अब बताओ, एक आंसर बताओ, आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। आउटपुट है 100 30 30, इनपुट है आपका 40 20 20। अब लैब क्या पेमेंट आ रहा है, कैसा पेबल क्या आएगा, कैसा पेमेंट आएगा बताओ, एडजस्ट कैसे करेंगे, पहले एडजस्ट कर देंगे, पहले आईजीएसटी मैं रफ में ही कर दे रहा हूँ, एडजस्ट कर देंगे तो ये आईजीएसटी 60 बचेगा, ये 30 बचेगा, ये 30 बचेगा, ठीक है। अब ये क्या बचेगा, 20 बचेगा, और ये 20 बचेगा, ये लास्ट में यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, 60 बचेगा, यही है ना, ओके। अब आपको पता चला ना यही इनएलिजिबल था, तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, क्या रिवर्स करेंगे, आईजीएसटी कहाँ है, आईजीएसटी आ रहा समझ में, नहीं है, नहीं आ रहा समझ में। आपका ये सोचो, ये 60 है, ये 60 है, अब समझो, ठीक है। ये 40 के संग 60 आया, ये 30, ये आपका 30 30 उतर गया, यहाँ पे 60 आया, यहाँ 60 आया, यहाँ 30 बचा, यहाँ 30 बचा, ठीक है। और इसके संग सीजीएसटी के संग एडजस्ट हो जाएगा, तो यही होगा ना। अच्छा ये तो पूरा 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 तो ख़त्म ही हो, पूरा ख़त्म, अच्छा इसको फिर बढ़ा देते हैं, रुको, आए आउटपुट है 100 30 30, ठीक है। इनपुट है आपका 30 80 80, ठीक है। ये से एडजस्ट होकर 70 बच गया, ठीक है। और ये आपका
ये 70 बच गया ना, तो ये इसके संग एडजस्ट हो जाएगा ना। ये आपका 80 में से 30 गया, 50 बच गया, ठीक है, और ये 50 बच गया, ठीक है। ये इसके संग एडजस्ट हो गया और ये भी इसके संग एडजस्ट हो गया। अब ये 50 इधर कट गया और यहाँ पे 20 कट गया, तो ये ख़त्म और ये 30 बचा। अब समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में, एडजस्टमेंट आ गया। अब आपको ना बाद में पता चला ये रेंट कैप क्या था, इनएलिजिबल आईटीसी था, आपने तो एडजस्ट कर दिया, आपने तो एडजस्ट कर दिया। अब क्या करना होगा, रिवर्स। क्या रिवर्स करेंगे, आईजीएसटी, कहाँ है आईजीएसटी, आईजीएसटी कहाँ है जो रिवर्स करेंगे, आपके पास तो एसजीएसटी है, ठीक है। अब आपको रिवर्स भी करना है, उसका इंटरेस्ट भी देना है, कैसे करेंगे, तो बोला गया है कि सिंस आपके पास आईजीएसटी नहीं है, ठीक है, आप एसजीएसटी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। पहला बात तो इट इज़ मैंडेट बाय लॉ कि पहले यूटिलाइज क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी। अगर मैंडेट नहीं करता तो हो सकता मैं पहले सीजीएसटी एडजस्ट करता, हो सकता है, ठीक है। अभी ये मैंडेटरी है कि पहले आईजीएसटी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आई एम बाउंड टू टेक आईजीएसटी, ठीक है। तो मैं अभी आईजीएसटी कहाँ से करूँगा, रिवर्स, ये पहला बात है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर भाई, तू टोटल में देख ले, टोटल में तेरा आईटीसी कितना था, 160 और 30 190, जिसमें से आपका 30 आईजीएसटी था, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी आईजीएसटी होगा, टोटल में तो यही बचेगा ना। आपका टोटल में क्या था 190 और टोटल ये क्या था 260, 260 यही है ना, 260 ही है ना, नहीं 160 है ना, 160। इसका मतलब कि आपका 30 एक्सेस आईटीसी बैलेंस हैगा, तो मान लिया जाएगा ये आईजीएसटी का बैलेंस है। अगर आपने आईजीएसटी मतलब कि इनएलिजिबल आईटीसी अवेल किया है, तो मान लेंगे कि आपने आईजीएसटी अवेल्ड नहीं किया है, मान लिया जाएगा आईजीएसटी, और इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, आंसर इज नहीं लगेगा। अवेल नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो कहाँ से लगेगा, अवेल किया यूटिलाइज नहीं किया, तो कहाँ क्यों लगेगा, नहीं लगेगा, यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, नहीं लगेगा। अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्लैरिफिकेशन है, तो नहीं लगेगा, मान लिया जाएगा कि यही वाला बचा हुआ था। क्लियर है। अब समझिए ये 20 बचा हुआ था, सोचो 20 है, हम इसको छेड़ नहीं रहे, ये 20 है, इन दैट केस तो अभी भी नहीं लगेगा। मेरा इनएलिजिबल आईटीसी कितना था 20 और मेरा बचा कितना है 30, अभी भी नहीं लगेगा। ये सोचो 50 था, अब लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, कितना पे लगेगा 20 पे लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा 20 पे, आपको ये रिवर्स करना पड़ेगा और अलग से फिर बाद में नेक्स्ट आईटीसी होगा वो भी रिवर्स करना पड़ेगा और 20 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है। The issue arose where a consideration as to whether in case of wrong available of IGST credit by a registered person and a reversal thereof for calculation of interest under Rule 88B, the balance of ITC available in electronic credit ledger under the head of IGST only need to be considered, or total ITC available in electronic ledger under head, मतलब कि क्या IGST, whether the balance of ITC in electronic credit ledger under the head of IGST only need to be considered, or total ITC balance in electronic credit ledger under the head total कहाँ गया total under the head IGST CGST SGST taken together has to be considered। क्या IGST को अकेला माने या टोटल का माने, मैंने आपको टोटल करवाया था ना, टोटल बोला है, ठीक है। Since the amount of ITC available in ECL electronic credit ledger under the head of IGST, CGST, SGST can be utilized for making the payment of liability under
can be utilized under the payment of the liability of IGST. ठीक है, it is the total ITC available under credit ledger under the head IGST, CGST and SGST taken together has to be considered for calculating the interest under Rule 88B and for determining as to whether the balance of ECL has fallen below the amount of wrongly availed credit of IGST and to what extent the balance of ECL has fallen, the said amount is wrongly availed. क्लियर है? पहले देखना पड़ेगा कि सर वो जो इनएलिजिबल था वो क्या उससे कम हो गया है लास्ट से, और हो भी गया तो कितना कम हो गया है. ठीक है, टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट. Thus, in case where the IGST have been wrongly availed and subsequently reversed on a certain date, there will not any interest liability under section 53 if during the time period stating of such availment and up to the reversal the balance of ITC in credit ledger under the head of IGST, CGST, SGST taken together and never fall below the amount of wrongly availed ITC. Even if available balance of IGST credit in the electronic credit ledger individually fall below the amount of such wrongly availed IGST credit. क्लियर है? मतलब कि सर टोटल देखना पड़ेगा. आपने जो IGST क्रेडिट गलती से लिया है, जो गलती का अमाउंट है उससे कम नहीं होना चाहिए. उससे कम आया तो इंटरेस्ट लगेगा, उससे कम नहीं हुआ तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ठीक है, पहला बात, आपने अगर ITC क्रेडिट अवेल कर लिया बट यूटिलाइज नहीं किया, अंडरस्टूड, अवेल कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, मतलब क्या हुआ सर, आपका IGST का क्रेडिट था 50 रुपया, आपका आउटपुट था 70 रुपया, आपको 20 रुपया पेमेंट करना था. ठीक है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसमें से 50 में से आपका 30 इनएलिजिबल हो सकता है और 20 रुपया ही एलिजिबल हो सकता है. तो आपने क्या किया ना, 70 माइनस 20 करके 50 रुपया कैश पेमेंट कर दिया. ठीक है, इन दैट केस आपको अगर बाद में कंफर्म हो जाए तो 30 रुपया रिवर्स कर दीजिए और उस पर आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. आ रहा समझ में? इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है, आप रिवर्सल कर दिए विदाउट एनी इंटरेस्ट. आपने यूटिलाइज कर लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यूटिलाइज नहीं किया इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, अवेल कर लिया तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा. क्लियर है? बाप रे, अब पढ़ते में नहीं बनना है. ठीक है, यही वाला है. ओके, द अमेंडमेंट्स ये हो गया, कंप्लीट हो गया. द अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आपका 2013 फाइनेंस एक्ट 2013. द अमेंडमेंट मेड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन द CGST 2017 एंड IGST 2017 आर मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली. अमेंडमेंट होता है जब नोटिफिकेशन आता है तभी इफेक्टिव होता है. Thus, only amendments made in the relevant financial act which have become effective till 31/10/2023 is applicable for June 2024. ये जस्ट ऐसे ही लिख दिया मैंने कि कब तक एप्लीकेबल है. ठीक है, और क्वेश्चन? नहीं लगता है आपका. अगर कोई कॉन्सेप्ट है कि जो भी इनवॉइस जिस पे अगर अलग से RCM FCM लगा है उस पे RCM नहीं लगेगा. ठीक है, अगर कोई भी इनवॉइस अगर जिस पे FCM चार्ज ऑलरेडी हो गया है उस पे अलग से फिर से एक चार्ज नहीं होगा. दो जगह से चार्ज नहीं होता है, मतलब FCM भी लगा दिया RCM भी लग रहा है. अगर 5% में रहेगा तो नो ITC और 12% में रहेगा तो फुल ITC. नहीं, वो वाला RCM नहीं है, ITC के केस में है. अगर आपका FCM है तो उस पर अलग से फिर RCM नहीं लगेगा.
ठीक है, अगर आपने GTA सर्विस लिया है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगा है तो आपका RCM लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, पहले सेशन बंद करता हूँ।